रात काफ़ी बीत चुकी थी, लेकिन वो जाग रही थी। आज ज़िंदगी में पहली बार इस पर किसी ने हाथ उठाया था, और वो भी ठीक ठाक किस्म का। मंसूरा बेगम ने इसे फर्स्ट एड तो दे दी थी, जिससे जलन कुछ कम हो गई थी, लेकिन इस जलन का क्या जो इसके दिल में लगी हुई थी। मेरी बद्दुआ है सुलेमान, अल्लाह करे वो हातिम ताई तुम्हारा वो हाल करे कि तुम्हें पता चले किसी मर्द के हाथों चोट खाना किसे कहते हैं। वो कुड़ते हुए बोली। इसका गुस्सा किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा था। एक तो पहली वो हातिम की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब थी, ऊपर से सुलेमान ने इसका पारा 7वें आसमान तक पहुंचा दिया था। वो दिल ही दिल में सुलेमान को सबक सिखाने के प्लान्स बना रही थी कि इसका फ़ोन बज उठा। इसने पहले घड़ी की तरफ देखा जो रात का 1:30 बजा रही थी, और फिर साइड टेबल से मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर नज़र डाली जहां हातिम का नाम जगमगा रहा था। पहले इसने सोचा कि कॉल काट दे, लेकिन फिर जाने दिल में क्या आई कि कॉल अटेंड कर ली, लेकिन खामोशी रही। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो मेरे बारे में, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो हुरैन, तुम्हारे और मेरे स्टेटस में बड़ा फ़र्क है। अकेली तुम्हारी गाड़ी इतने की है जितना मैं सारी ज़िंदगी नहीं कमा सकता। यकीनन जिस घर में तुम रहती हो वो भी बहुत शानदार होगा। हमारे दरमियान तो दोस्ती भी नहीं हो सकती, और मैं दे भी क्या पाऊँगा तुम्हें इस दोस्ती के बदले। पहले तो हातिम भी कुछ देर खामोश रहा, लेकिन फिर बोल उठा और इसका मुंह मारे हैरत के खुलता चला गया। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, फिर ये अचानक से हातिम को क्या हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम मेरे साथ ज़्यादा देर न चल पाओ, तो क्यों ना हम इस दोस्ती को अभी से ही ख़त्म कर दें। वो उदास से लहजे में बोला। शेम हातिम शेम, एक तो कसूर करते हो, ऊपर से बजाय सफाई देने के नए नए किस्से कहानियाँ गढ़ना शुरू कर देते हो। तुम ऐसा करो किसी अच्छे से डॉक्टर को कंसल्ट करो, शायद कुछ अफाका हो जाए। तुम अगर मेरे दोस्त ना भी होते तब भी मैं इंसानियत तो भूली नहीं ना। तुम पहले एक इंसान और बाद में जो भी हो, चीप हो, घटिया हो, छोटी सोच वाले हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। वो हातिम को डांट मारते हुए मज़े से बोली तो वो बौखला सा गया। क्या मतलब, यानी कि मैं घटिया, चीप और छोटी सोच वाला हूँ? हातिम हैरत से बोला। मैं इससे भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने लगी थी अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो। वो इसे जताते हुए बोली तो हातिम ने इसकी बात पकड़ ली। यानी कि तुम मुझे इन सब बातों के बावजूद जो मैंने तुम्हें बताई हैं अपना दोस्त समझती हो? हातिम हैरानी से बोला तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा उठी। समझती थी, लेकिन तुम अब मेरे दिल से उतर गए हो। इतनी छोटी सोच रखने वाले बंदे की हुरैन की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। वो सपाट लहजे में बोली तो हातिम एकदम से गड़बड़ा सा गया। ओ नहीं, बात तो सुनो यार प्लीज़, मेरा वो मतलब नहीं था। बस एक बात मेरे दिल में खटक रही थी तो मैंने तुमसे डिस्कस कर ली। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच मेरे जैसी छोटी नहीं है। तुमने तो ये बात करके मुझे लाजवाब कर दिया। हातिम फ़ौरन ही अपने बचाव में बोलना शुरू हो गया। याद रखना, मैं कभी ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचती, फिर चाहे वो मेरे घर का मुलाजिम हो या फिर हातिम ही क्यों ना हो। वो इसे बावर करा चुकी थी कि वो इसके बारे में गलत सोच रहा था। हाँ, फिर चाहे वो हातिम ही क्यों ना हो। बड़ी आई तुम मदर टेरेसा। हातिम कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि इसकी हंसी निकल गई। हंसने से इसके गाल में खिंचाव पड़ा और एक टेस सी उठी, जिससे इसकी सिसकारी निकल गई। क्या हुआ हुरैन, तुम ठीक तो हो ना? इसे हातिम की परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। हाँ ठीक हूँ। यार एक बात तो बताओ, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? इसने अपनी तकलीफ़ गोल करते हुए इससे वो सवाल पूछ लिया जो काफ़ी दिनों से इसके दिमाग में मचल रहा था। मलक हातिम नसीर। क्यों, आज ये नाम पूछने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? हातिम अचंभे से बोला। कुछ नहीं यार, वो मुझे तुम्हारा पूरा नाम ही नहीं मालूम था इसलिए पूछ लिया। और तुम ये बताओ ज़रा कि कितनी लड़कियों को अपने पीछे लगा रखा है तुमने? शक्ल से तो बड़े शरीफ और मासूम दिखाई देते हो तुम, अंदर से पूरे हो। इसने फिर से हातिम पर अटैक शुरू कर दिया। यार जाने भी दो, मैं जब कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? हातिम लाचारी से बोला तो वो और ज़्यादा तप गई। बुज़दिल डरपोक आदमी, अपनी ज़िंदगी में मेरा ज़्यादातर तुम जैसे डरपोक और बुज़दिल लोगों से ही पाला पड़ा है। एक छोटी सी बात पूछी और तुम आए बाएँ शाएँ कर रहे हो। अल्लाह न करे तुम्हारा मेरे बाबा, मेरे खड़ूस भाई से पाला पड़ गया तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा फिर। वो इसे जताते हुए बोली तो वो थोड़ा सहम गया। क्या बात कर रही हो यार, इतने जालिम है क्या वो? हातिम की आवाज़ से ही लग रहा था कि वो खौफज़दा हो गया है। वो किसी को नहीं बख्शती। मेरे इसी भाई ने आज मुझे थप्पड़ मारा है और इतना ज़ोर का मारा है कि अभी तक मेरे गाल पर इसका पूरा हाथ छपा हुआ है। वो बोलते बोलते अचानक से रूहान सी हो गई, जबकि हातिम बिल्कुल ही खामोश हो गया। हेलो, कहाँ गए? तुम तो ऐसे चुप हो गए जैसे थप्पड़ मुझे नहीं सीधा तुम्हारे मुँह पर लगा हो। वो एक दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोली। क्यों मारा इसने तुम्हें, और क्या ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? इसे हातिम की बदली हुई आवाज़ सुनाई दी। हो तो रहा है, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ी। इसके सामने खड़ी रही थी कि जितना मारना है मार लो। वो इसे बताते हुए बोली। मारा क्यों इसने तुम्हें, मैंने ये पूछा है। हातिम का लहजा हनूज सपाट था। यार है एक बंदा जिसने इसकी नींदें हराम की हुई हैं,
वो करब से मुस्कुराती हुए बोली और फिर सारा किस्सा इसे सुना दिया। बस बंदी का नाम बीच में से निकाल दिया क्योंकि वो हातिम को इस मामले से दूर रखना चाहती थी। अब तुम मेरे भाई पर चढ़ना दौड़ना, पता लगे कल को मेरे घर में आकर यहाँ बावेला मचाया हुआ हो तुमने कि किसकी जरूरत हुई जो मेरी हुरैन। वो अचानक से अपनी ज़ुबान दांतों तले दबा गई। इसे जिच करने के चक्कर में इसके मुंह से बहुत बड़ी बात निकलने वाली थी। वो फ़िलहाल वो कहना नहीं चाह रही थी। चलो यार कोई बात नहीं, भाई तुम्हारा माल लिया तो फिर क्या हुआ। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, कल बात होती है फिर। हातिम अचानक से इसे खुदा हाफिज़ कहता फ़ोन काट गया और वो हैरत से मोबाइल की स्क्रीन को घूरने लगी। यही उम्मीद थी तुमसे हातिम, डरपोक आदमी, एक ज़रा सी बात पर हवा निकल गई तुम्हारी। और एक वो है तुम्हारा ही हम नाम जिसने मेरी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब किया हुआ है। वो एक सर्द आ भरते हुए बोली और मोबाइल बेड पर फेंक कर बेड ग्राउंड से टेक लगाई और आंखें मौंद ली। फ़ोन बंद किए इसे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन इसे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। इसके लिए यही बात बहुत बड़ी और नाकाबिले बर्दाश्त थी कि इसकी हुरैन पर किसी ने हाथ उठाया। वो पहले ही सुलेमान को शदीद नापसंद करता था। वह अब इस हरकत के बाद तो इस बंदे से गिन सी आनी शुरू हो गई थी। हुरैन के सामने भी इसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को काबू में किया था। इससे ठीक तरह से बात भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए इसने फ़ोन ही बंद कर दिया। जिस मकसद के लिए इसने हुरैन को फ़ोन किया था वो पूरा हो चुका था, क्योंकि वो एक बार देख लेना चाहता था कि हुरैन इसके बारे में कैसी सोच रखती है। लेकिन इसने ये थप्पड़ वाली इत्तला देकर इसे इश्तियाल दिला दिया था और अब वो मुख्तलिफ नहज पर सोच रहा था। बेटे तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा, तू देख मैं भरी मार्केट में तेरा क्या हाल करता हूँ, हमेशा याद रहेगा तुझे। वो अपने दोनों हाथों को बाहम मिलाते हुए बोला और फ़ोन निकाल कर मुनीर को कॉल मिलाने लगा, लेकिन फिर अचानक घड़ी की तरफ देखकर मोबाइल रख दिया। रात के 2:30 बजे मुनीर को तंग करने से बेहतर था कि वो खुद ही तकलीफ़ में वक़्त काट लेता, जैसे इसकी हुरैन काट रही थी। जितनी नाजुक सी वो थी, इसे सोच कर ही दुख आ रहा था कि वो कैसे इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही होगी। इसके गाल और इनमें पड़ने वाले भंवर को याद करते हुए इसकी अपनी आंखें नम हो गईं और वो पूरी रात इसने परेशानी में गुजारी थी। जैसे तैसे करके सुबह हुई तो इसने मुनीर को फ़ोन किया और अपनी आमद की इतला देते हुए घर से निकल पड़ा। हाँ जनाब खैरियत, सुबह सुबह बूथी दिखा दिया आपने, लगता है सारी रात जाग कर गुजार दी है। मुनीर इसके गुलाबी आंखों को गौर से देखते हुए बोला। वो थोड़ी देर मुनीर को देखता रहा और फिर सारा वाक़या हरफ बहरफ इसे बता दिया। हैं क्या बात कर रहा है, मतलब इसने अपनी बहन को ही मर्दानगी दिखा दी। लानत है, वह शहजादे ऐसे बंदे पर लानत है। मुनीर इसके सामने अपने हाथ से लानत का इशारा करता हुआ बोला। आपकी बात सही निकली भाई, इसने मुझसे पूछ लिया कि मेरा पूरा नाम क्या है। वो मुनीर को दाद तलब नज़रों से देखते हुए बोला। मानता है ना फिर अपने को। अच्छा छोड़ा, तू ये सब बताने तो नहीं आया होगा, वो बात कर जिसने तुझे सारी रात बेचैन किए रखा। मुनीर इसे गौर से देखते हुए बोला। इसने कुर्सी खिसका कर थोड़ी आगे की और मुनीर को अपने प्लान के बारे में बताने लगा। कोई नहीं, हो जाएगा सब कुछ, तू बस खुद को पुरसुकून रख, इसकी ऐसी की तैसी, बेफिक्र रह शहजादे। मुनीर ने आँख दबाकर इसे मुतमईन करने की कोशिश की और वो हो भी गया। ऐसा ही रिश्ता बन गया था इन दोनों में। वो मुनीर पर अंधा भरोसा करने लगा था, क्योंकि इसे कोई भी मसला होता तो मुनीर इस मसले का हल था। अभी भी वो पुरसुकून होकर अपनी पेपर फैक्ट्री के लिए निकल आया था, जहाँ खाम माल बरवक्त ना पहुँचने की वजह से काम तकरीबन बंद हो चुका था। अभी वो रास्ते में ही था कि जाने इसे क्या सूझी। इसने अपनी गाड़ी का रुख कबीर के घर की तरफ मोड़ लिया। अगरचे वो बेवकत पहुँचा था, लेकिन फिर भी इसे किसी ने नहीं रोका और कबीर ने इसे फ़ौरन अंदर बुला लिया। क्यों मियाँ, तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए थे। एक अरसा हो गया मुझे तुम्हारी शक्ल देखे हुए, वही कभी कभी अपनी शक्ल दिखा जाया करो। कबीर ने इसे आड़े हाथों लिया और इसका शिकवा जायज़ भी था। कबीर साहब, बस आपके बताए हुए रास्ते पर चलते चलते मैं इतना दूर निकल गया हूँ कि अब वक़्त मुश्किल से ही निकाल पाता हूँ। इसने कबीर को मुतमईन करने की कोशिश की। ठीक है भाई, अंदाज़ा है मुझे, इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ। सुनाओ कैसे आना हुआ। कबीर मुस्कुराते हुए बोला। मैं शुगर मिल ख़रीद रहा हूँ, कुछ पैसे हैं मेरे पास, बाकी आप मुझे दे दें। वो फ़ौरन मतलब की बात पर आते हुए कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि कबीर का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या कहा, शुगर मिल? सब खैरियत तो है ना भाई, बहुत तेज़ नहीं जा रहे हैं? कबीर इसे बेयकीनी से देखते हुए पूछ बैठा। आपको पता ही नहीं यहाँ क्या क्या हो चुका है, लगता है आजकल फुल टाइम आराम को दे रहे हैं। वो कबीर को इतला फराहम करने लगा और साथ ही शुरू से लेकर अब तक के पेश आने वाले हालात इसे बता दिए। अब आप ही बताएं कि मेरा शुगर मिल ख़रीदना जायज़ फ़ैसला है या नहीं। आपका ये उधार मैं जल्द ही लौटा दूंगा। आखिर में वो बोला तो कबीर की आंखों में इसके लिए रश्क था। यार मतलब कैसे? तुमने सुलेमान को काबू भी कर लिया और धमका भी दिया, बड़ी ऊंची चीज़ निकले तुम तो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझ पर हमले को तुम इतना संगीन ले जाओगे।
कबीर साहब इसे ममनून नज़रों से देखते हुए बोला तो वो सर झुका गया। जिस कड़े वक्त में आप मेरे काम आए हैं, अब मेरी बारी है कबीर साहब। बस शुगर मिल आ जाए मेरे हाथ में, फिर देखना मैं इन दोनों बाप बेटे के साथ क्या करता हूँ। वो दांत पीसते हुए बोला तो कबीर मुस्कुराने लगा। पैसे मिल जाएंगे जब चाहो और जैसे चाहो, कबीर ने इसे तमाम इख्तियारात सौंपते हुए कहा। मैं आपको बताऊंगा, फ़िलहाल मुझे जाना है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। वो खड़े होते हुए बोला तो कबीर इसकी मजबूरी समझते हुए रोक न पाया। वहाँ से वो अपनी पेपर फैक्ट्री आया और अपने कमरे में आकर थके थके से अंदाज में कुर्सी पर गिर पड़ा। अभी तो ये शुगर मिल तुम्हारे सवाल का जवाब होगा, तुम देखना आपकी बार बार मैं करूँगा और वो तुम्हारे लिए किसी अजाब से कम नहीं होगा। जमील खाकवानी को सोचते हुए वो जहरीले अंदाज में मुस्कुराया और कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मौन ली। जमील साहब की तसल्ली देने के बाद से सुलेमान काफ़ी मुतमईन हो गया था। वो जानता था कि इसका बाप क्या चीज़ है और जमील खाकवानी किस बला का नाम है। अब वो वक़्त दूर नहीं था जब हातिम खुद इसे अपनी पेपर मिल इसकी मर्ज़ी के दाम पर फ़रोख्त करता। ये बात सोचते हुए इसके होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई। अपनी लैंड क्रूज़र को शहर के मशहूर प्लाजा की पार्किंग में लगाते हुए वो दिल ही दिल में हातिम को अपने सामने घुटने टेकते हुए देख रहा था। गाड़ी बंद करके वो बाहर निकला और अभी लॉक ही की थी कि एक बंदा जल्दी से इसके पास से गुजरते हुए इससे टकरा गया। अंधा है क्या, या तेरी टांगें ख़राब हैं? वो इस बंदे को देखते हुए गुस्से से बोला। धक्का क्यों मारा हुए? इस बंदे ने उल्टा इसे लिताड़ते हुए इसके मुंह पर रखकर एक थप्पड़ जड़ दिया। अभी वो संभल भी ना पाया था कि अचानक कहीं से एक और बंदा निकल आया और इसने भी इसके दूसरे गाल पर थप्पड़ दे मारा। और फिर तो हद ही हो गई, 3-4 बंदे इसके मुंह पर थप्पड़ ही मारे जा रहे थे। उन्होंने इसे कहीं और मारना गवारा तक नहीं किया, बस वो सिर्फ इसके चेहरे को ही निशाना बना रहे थे। ज़रा सी देर में इसकी हालत गैर हो गई और ये काम महज चंद लम्हों से ज़्यादा देर नहीं चल सका। थप्पड़ ऐसे मारते हैं मेरे बच्चे? वही आदमी जाते जाते इसे बोला और इसका मुंह लाल करके जैसे वो आए थे ऐसे खामोशी से ही गायब हो गए। वो हैरान परेशान सा देखता ही रह गया कि इसके साथ हो क्या गया। गाल इसके सूज चुके थे और यकीनन इसके मुंह पर भी निशान पड़ चुके थे। आसपास अच्छे खासे लोग खड़े हैरत से इस तमाशे को देख रहे थे। वो फ़ौरन से गाड़ी में बैठा और शीशे में अपना चेहरा देखने लगा जो खासा उजड़ चुका था। गाल फूल कर नीले होना शुरू हो गए थे और शदीद जलन का एहसास हो रहा था। क्योंकि कमबख्तों के हाथ भी अच्छे खासे वजनी थे, वो अपने चेहरे को गुस्से से देख रहा था कि अचानक से कुछ याद आ जाने पर वो अंदर से खोल उठा। फ़ौरन से गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ दौड़ा दी। बाबा कहाँ हैं आप बाबा? घर में दाखिल होते ही वो चीखने चिल्लाने लगा। मंसूरा बेगम इसकी चीखों पुकार सुनकर घबराई हुई लाउंज में दाखिल हुई। क्या हो गया है, क्यों रोला डाला हुआ है तुमने, और ये मुंह को क्या कर लिया तुमने? वो इसे डांटते हुए बोली, लेकिन इसका चेहरा देखकर हैरान रह गई जो अब नीला पड़ना शुरू हो गया था। क्या हुआ है, शोर क्यों डाला हुआ है? जमील साहब भी तंतनाते हुए लाउंज में दाखिल हुए, लेकिन इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही इनका भी मंसूरा बेगम जैसा ही रद्द-ए-अमल आया। मैंने एक थप्पड़ मारा था हुरैन को, और वो भी गुस्से में। बदले में आपने मेरा क्या हाल करवा दिया बाबा। मैं अगर पागल हो रहा था तो आप तो होश में रहने वाले इंसान थे, एक नहीं 4-4 से पिटवा दिया मुझे। वो जमील साहब को देखते हुए तैश भरे लहजे में बोला तो इसे नासमझी से देखने लगे। क्या बकवास कर रहे हो? कहीं से मार खा कर आए हो और आप इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो? अपने ऊपर लगा इल्ज़ाम वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? बाबा बने मत। वो मुझसे जान के टकराया और फिर मुझे कसूरवार ठहराते हुए थप्पड़ दे मारा, और फिर इसके साथी भी आ गए और लगे मुझे थप्पड़ मारने। कहीं और नहीं मारा, बस मुंह पर ही थप्पड़ मारते रहे जैसे किसी सोचे समझे प्लान के तहत ये सब कर रहे हों। और आप ही ने तो कहा था कि आप मेरा बुरा हाल करवाएंगे, तो देख लें हो गया मेरा बुरा हाल। वो तकलीफ़ की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए सारा माजरा सुना गया। शायद इसका जबड़ा भी उतर चुका था, इसलिए इससे सही तरह से बात भी नहीं हो पा रही थी। पागल हो गए हो क्या? अगर मैंने कह भी दिया तो मैं हकीकत में तो ये सब कुछ नहीं करवा सकता। यकीन जानो मैंने ये नहीं करवाया। जमील साहब अपने हक में सफाई देते हुए बोले तो इनकी बात बीच में ही काट गया। बाबा वो जाते जाते बोल कर गया था कि ऐसे मारते हैं थप्पड़, और थप्पड़ वाली बात का आपके मेरे और हुरैन के अलावा किसी चौथे को इल्म नहीं। अब मैं इस सब को क्या समझूं? वो ज़िद होते हुए बोला तो जमील साहब भी सोच में पड़ गए। अगर आपने ये सब नहीं करवाया तो फिर एक हुरैन ही रह जाती है। हुरैन कहा हो तुम, ज़रा इधर आओ। वो चीखते हुए हुरैन को आवाज़ें देने लगा तो वो भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, वो ऊपर से ही बोली, लेकिन इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो भी हैरान रह गई। अगर ये सब तुमने करवाया है तो याद रखना अब की बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। वो मुंह से झाग उड़ाते हुए बोला तो हुरैन सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चली आई। क्या मैंने क्या कर दिया? वो नासमझी से इसे देखते हुए पूछ बैठी। किन लोगों को भेजा था तुमने मुझे मारने के लिए? इनको तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, लेकिन तुम्हारा जो हाल करूंगा याद रखना तुम चल फिर भी नहीं सकोगी।
वो इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला तो जमील साहब ने इसे बीच रास्ते में ही रोक लिया। अपनी हद में रहो सुलेमान, तुम्हारे साथ क्या हुआ ना मैं जानता हूँ ना ही हुरैन, और कोई उल्टी हरकत करने से पहले 100 बार सोच लेना कि अब मैं तुम्हारा बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। और इसे वार्न करते हुए बोले तो वो वहीं रुक गया। पूछा इसे बाबा, इन चारों ने मेरे चेहरे को निशाना बनाया और जाते हुए बताकर भी गए कि ऐसे मारते हैं थप्पड़, इन सब बातों का क्या मतलब हुआ? वो लाचारी से बोला तो जमील साहब ने मंसूरा बेगम को इशारा किया तो वो इसे बाजू से पकड़कर फर्स्ट एड देने के लिए ले जाने लगी। मैं मामले की तह तक जाऊंगा और अगर तुम इस सब में मुलव्वस निकली तो याद रखना फिर मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। जाते जाते वो मुड़कर हुरैन को देखते हुए बोला और तन फन करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो हैरान परेशान सी वहीं खड़ी हुई थी। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ इसने देखा था वो हकीकत था। ये सब क्या था बाबा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो नासमझी से जमील साहब को देखने लगी। इसके अमाल की सज़ा मिली है इसे। वो इसे देखते हुए बोले और फिर सारा वाक़या इसे बताने लगे। मुझ पर शक कर रहा था और अब तुम पर बात ले आया। ये बंदा पागल हो गया है। वो इसे देखते हुए बोले तो वो इनकी बात को समझने की कोशिश करने लगी। तुम अपने कमरे में जाओ और मोहतात रहना, वो इस वक्त गुस्से में है, कुछ भी बुरा कर सकता है, ख्याल करना। जमील साहब इसका शाना थपकते हुए वहाँ से निकले तो वो भी अपने कमरे में चली आई। इसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी कि कौन हो सकता है जो सुलेमान को मारे, और वो भी सिर्फ थप्पड़, और फिर बावर भी करवा जाए कि ऐसे मारते हैं थप्पड़। जितना वो सोची जा रही थी इतना इसका दिमाग माऊफ हो रहा था। बाबा ऐसा कर नहीं सकते, और मैं जानती हूँ कि मैंने किसी से बात नहीं की सिवाय इस डरपोक हातिम के, और इसमें इतनी हिम्मत नहीं और ना इसकी इतनी अहलियत कि वो ये सब करवा सके। वो खुद से बोली तो इसे हंसी आ गई। चलो जो भी हुआ सुकून आ गया। वाकई इसे भी अब पता चला होगा कि थप्पड़ मारना कहते किसे हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली और अपने बेड पर आकर बैठ गई। इसे हकीकत में खुशी का एहसास हो रहा था क्योंकि सुलेमान ने इसे थप्पड़ मारा था। इसने अपना फ़ोन निकाला और हातिम को कॉल मिलाई। हाँ जी, कैसे हो मेरे डरपोक दोस्त? हातिम के हेलो के जवाब में वो हंसते हुए बोली। क्यों जी, अब मैंने क्या कर दिया? वो हैरानी से पूछने लगा। नहीं कुछ नहीं, करने वाले कर देते हैं, वो पूरे इसरार से लहजे में बोली। कुछ बताओ भी तो सही, अब मुझसे पहेलियाँ बुझवाने के लिए कॉल की है? वो ज़िद होते हुए बोला। कुछ नहीं, वो मेरे भाई को मार पड़ी है, मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया था और देखो 2 दिन में ही फैसला आ गया। वो उदासी से मुस्कुराते हुए बोली। ना करो यार, कब कैसे? हातिम हैरानगी से पूछने लगा तो इसे सारा वाक़या तफसील से बताने लगी। तो इस तरह आपके भेजे हुए बंदों ने सुलेमान की बैंड बजा दी। आखिर में वो हातिम का मजाक उड़ाते हुए बोली तो वो खामोशी इख्तियार कर गया। तुम्हें क्या हो गया, चुप क्यों कर गए? हातिम को खामोश पाकर वो बोली। तुम्हें कैसे पता चला कि वो बंदे मैंने भेजे थे? इसे हातिम की सपाट सी आवाज़ सुनाई दी। अरे बुद्धू, मजाक कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें छेड़ रही थी, वरना जानती हूँ कि कहीं लड़ाई हो ही रही हो तो तुम अपना रास्ता ही बदल लेते हो। वो इसे तंग करने से बाज नहीं आ रही थी और अब की बार हातिम भी हंसने लगा। हाँ ये तो है, लोग पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से ले आते हैं कि यूँ सरेआम लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तुम्हें पता है ऐसे मामलात में चोट शोट भी लग जाती है। इसे हातिम की झुरझुरी भरी आवाज़ सुनाई दी तो इसका एक जानदार कहका निकल गया। हाँ जानती हूँ चोट लग जाती है, बल्कि मैंने तो एक बंदे को बगैर लड़ाई किए रोते हुए भी देखा था। वो माजी का किस्सा याद करते हुए बोली तो हातिम ने इसकी बात पकड़ ली। कौन, किसे देखा था तुमने रोते हुए? इसे हातिम की तजस्सुस में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। था एक बेचारा लुट गया था डाकू भाइयों के हाथ। वो इसे बताते हुए पूरा किस्सा ही सुना गई। बस जो इसने इसकी माली इमदाद की थी वो बात बीच में से गोल कर गई। बेचारा होगा कोई मासूम इंसान, क्या पता वो तुम्हें अभी तक याद करता हो। हातिम मज़े से बोला तो इसके माथे की तेवरी चढ़ गई। करता हो? मुझे ऐसे बुज़दिल लोग नहीं पसंद जो अपने हक के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते। वो तीखे चुतूनों से बोली तो हातिम ने हथियार डाल दिए। ओके ओके, मत सोचो इसे, चलो ये अच्छा हुआ कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया। वो बात बदलते हुए बोला तो वो भी सब कुछ भुलाकर इसे फिर से तंग करने लगी। हाँ तो जनाब, आज कितनी लड़कियों का फ़ोन आया आपको और कितनों का नंबर आपने प्रीटी गर्ल और क्यूट गर्ल के नाम से सेव किया अपने मोबाइल में? वो हंसते हुए इसे छेड़ने लगी। मुझे ज़रा काम है, फ्री होकर बात करता हूँ। हातिम ने फ़ौरन से कहकर कॉल काट दी तो वो हंस हंस कर दोहरी हो गई। इसे मालूम था कि ये बात इसकी दुखती रग है और वो जान छुड़वा के निकल जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मुस्कुराते हुए इसने अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखा और कारपेट पर बैठते हुए आंखें बंद की और बेड से टेक लगा ली।